नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे पास मौलाना वहीदुद्दीन खान की किताब बहुपत्नीवाद है जी। ये एक ऐसा विषय है जो अक्सर बहुत सारी भावनाओं और पहले से बनी धारणाओं के साथ आता है। बिल्कुल। लेकिन आज हमारा लक्ष्य किसी भी पक्ष में बहस करना नहीं है। बिल्कुल। हम तो बस इस किताब में दिए गए तर्कों को समझना और सामने रखना चाहते हैं। हाँ, और इस किताब का तर्क एक जंग के मैदान से शुरू होता है, जहाँ एक सामाजिक संकट पैदा हुआ। और उसी संकट का समाधान एक ऐसा नियम बना जिसे आज सदियों बाद भी शायद ठीक से समझा नहीं गया है। बिल्कुल। इस किताब का पूरा ढांचा ही इसी एक बात पर टिका है कि ये नियम पुरुषों की इच्छाओं को पूरा करने का जरिया नहीं था, बल्कि एक असाधारण सामाजिक जरूरत को पूरा करने का एक व्यावहारिक समाधान था। तो आज की चर्चा में हम इसी तर्क की परती खोलेंगे। हाँ, और देखेंगे कि ये कितना ठोस है। ठीक है, तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं ठीक वहीं से जहां से किताब करती है। मतलब कुरान की उस आयत से जो इस पूरी बहस के केंद्र में है। हाँ। किताब की शुरुआत होती है सूरा अन-निसा की आयत 3 से। जी। इसमें पुरुषों को 2, 3 या 4 महिलाओं से शादी करने की अनुमति दी गई है। लेकिन ये अनुमति बिना शर्त के तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके साथ एक बहुत बड़ी और शायद सबसे मुश्किल शर्त जुड़ी है। शर्त ये कि वे उन सभी के साथ पूरा इंसाफ कर सकें। और अगर इंसाफ ना कर पाने का जरा भी डर हो तो सिर्फ एक ही शादी की इजाजत है। ये इंसाफ की शर्त अपने आप में बहुत कुछ कहती है। सही बात है। ये किसी को खुली छूट देने जैसा नहीं लगता, बल्कि ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालने जैसा है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो इस आयत के उतरने का समय और उसका संदर्भ है। हाँ, वो क्या था? किताब के मुताबिक ये आयत उहुद की जंग के बाद नाजिल हुई थी। उहुद की जंग, ये तो 3 हिजरी में हुई थी, मतलब इस्लामी कैलेंडर का 3रा साल। जी, उस जंग में मुस्लिम समुदाय के बहुत से पुरुष शहीद हो गए थे। अच्छा। और इसका नतीजा ये हुआ कि मदीना के छोटे से समाज में अचानक से विधवाओं और अनाथ बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो मतलब पूरा सामाजिक और आर्थिक ढांचा चरमरा गया होगा। बिल्कुल। तो ये नियम एक तरह का सोशल इमरजेंसी मेजर था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। किताब यही तर्क देती है कि यह एक सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश थी। उन महिलाओं और बच्चों को संरक्षण देने के लिए। हाँ, उन्हें सामाजिक सुरक्षा और एक परिवार देने का एक व्यावहारिक तरीका था जो युद्ध के कारण बेसहारा हो गए थे। तो मतलब ये सामान्य परिस्थितियों के लिए एक आदर्श नियम नहीं, बल्कि एक असाधारण स्थिति का समाधान था। जी बिल्कुल। तो क्या ये सिर्फ एक प्राचीन 1400 साल पुरानी ऐतिहासिक घटना के लिए था? अगर ऐसा है तो आज इसकी क्या प्रासंगिकता है? यहीं पर किताब अपने तर्क को इतिहास से निकालकर आधुनिक दुनिया में लाती है। अच्छा। लेखक इसे एक अपरिहार्य स्थिति कहते हैं, इनएस्केपेबल कंडीशन, जो सिर्फ उहुद की जंग तक सीमित नहीं थी। मतलब ये स्थिति दोबारा भी पैदा हो सकती है? हो सकती है और हुई भी है। ये स्थिति तब पैदा होती है जब किसी भी समाज में पुरुषों की तुलना में विवाह योग्य महिलाओं की आबादी बहुत ज्यादा हो जाती है। और किताब के अनुसार आधुनिक युग ने ऐसी स्थितियां कई बार पैदा की हैं। हाँ, जैसे कि युद्ध इसका सबसे बड़ा कारण है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में 80 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए और द्वितीय विश्व युद्ध में तो ये संख्या दिमाग सुन्न कर देती है। कितनी? लगभग 6 करोड़ लोग या तो मारे गए या हमेशा के लिए अपंग हो गए, और इनमें भारी बहुमत पुरुषों का था। 6 करोड़? किताब ईरान इराक युद्ध जैसे हालिया संघर्षों का भी जिक्र करती है जहां लाखों पुरुष मारे गए। तो जब एक पूरी पीढ़ी के पुरुष युद्ध में खत्म हो जाते हैं तो समाज में महिलाओं और पुरुषों के अनुपात में एक भयानक असंतुलन पैदा हो जाता है। सही कहा। और ये सिर्फ जंग की बात नहीं है ना? किताब कहती है कि शांति के समय में भी पुरुषों की आबादी पर ज्यादा असर पड़ता है। जी, औद्योगिकरण अपने साथ दुर्घटनाएं लेकर आया। सड़क, रेल, फैक्ट्री। हाँ, खदानें। इन जगहों पर होने वाली दुर्घटनाओं में मरने वालों में ज्यादातर पुरुष होते हैं। किताब में कोई आंकड़ा है इसका? 1967 का एक आंकड़ा है कि सिर्फ अमेरिका में उस एक साल में 1,75,000 मौतें दुर्घटनाओं से हुई। बाप रे। और इसके अलावा अपराध भी एक बड़ा कारण है। अमेरिका का ही उदाहरण लें तो वहां की जेलों में बंद लगभग 10 लाख कैदियों में से 97% पुरुष हैं। तो ये सभी पुरुष, चाहे वो युद्ध में मारे गए हों, दुर्घटना का शिकार हुए हों या जेल में हों, वो शादी के लिए उपलब्ध नहीं है। तो किताब इन तर्कों को कुछ ठोस आंकड़ों से भी सहारा देती है। हाँ, और ये आंकड़े एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका से लिए गए हैं। जैसे सोवियत यूनियन में पुरुषों का अनुपात था 46.59%, जबकि महिलाओं का
53.03%। और अमेरिका में? अमेरिका में 48.58% पुरुष और 51.42% महिलाएं। अच्छा। किताब एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य बताती है कि अमेरिका में पुरुषों की तुलना में लगभग 78 लाख महिलाएं ज्यादा हैं। 78 लाख, ये तो कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर अमेरिका का हर एक मर्द शादी कर भी ले तब भी 78 लाख महिलाएं ऐसी होंगी जिनके लिए कोई अविवाहित पुरुष बचेगा ही नहीं। बिल्कुल। ये तो एक बहुत बड़ी सामाजिक सच्चाई है। हाँ, और यहीं से किताब का तर्क एक सामाजिक समस्या के विश्लेषण की तरफ मुड़ता है। ये संख्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये लाखों महिलाओं की जिंदगी का सवाल है, जिन्हें एक साथी या परिवार बनाने का अवसर ही नहीं मिलेगा अगर समाज का नियम सख्ती से एक पुरुष एक महिला का हो। जी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि किसी समाज में ऐसा संख्यात्मक असंतुलन है, पर क्या इसका मतलब यह है कि महिलाओं को बस इस व्यवस्था को स्वीकार कर लेना चाहिए? नहीं। यहाँ पर महिला की अपनी मर्जी, उसकी सहमति का क्या स्थान है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और किताब के अनुसार ये सबसे महत्वपूर्ण शर्त भी है। अच्छा। लेखक इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि इस्लाम में किसी भी महिला से जबरदस्ती शादी नहीं की जा सकती, चाहे वो उसकी पहली शादी हो या दूसरी। हाँ, सहमति के बिना कोई भी निकाह जायज नहीं है। और इसे साबित करने के लिए किताब कुछ बहुत ही शक्तिशाली ऐतिहासिक घटनाएं सामने रखती है। कौन सी घटनाएं? पहली घटना एक नौजवान लड़की की है जिसके पिता ने मतलब उसकी मर्जी पूछे बिना उसकी शादी तय कर दी। वो लड़की सीधे पैगंबर मोहम्मद के पास शिकायत लेकर पहुंची। तो उन्होंने क्या किया? पैगंबर ने उसके पिता को बुलाकर डांटा नहीं, उन्होंने फैसला पूरी तरह से उस लड़की के हाथ में दे दिया। मतलब? उन्होंने कहा, तू चाहो तो इस शादी को बनाए रखो या चाहो तो इसे रद्द कर दो। सारा अधिकार उस महिला को दिया गया, उसके पिता को नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ सहमति नहीं, ये तो वीटो पावर देने जैसा है। इससे भी ज्यादा शक्तिशाली एक और उदाहरण है बरेरा नाम की एक महिला का। बरेरा? जी, वो पहले गुलाम थी और बाद में आजाद हो गई। उनके पति अभी भी गुलाम थे। उस समय के नियम के अनुसार आजाद होने पर बरेरा को यह अधिकार मिल गया था कि वे चाहें तो अपने पति के साथ रहें या उनसे अलग हो जाएं। उन्होंने अलग होने का फैसला किया। ठीक है। उनके पति उनसे बहुत प्यार करते थे और मदीना की गलियों में उनके पीछे पीछे रोते हुए घूमते थे। मामला पैगंबर तक पहुंचा। तो उन्होंने बरेरा से बात की होगी? हाँ, उन्होंने बरेरा से सिफारिश की, अगर तुम उसके पास वापस चली जाओ तो अच्छा है। एक पैगंबर की सिफारिश, वैसे टालना तो बहुत मुश्किल रहा होगा। यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। क्या हुआ? बरेरा ने पलटकर पूछा, क्या ये आपका हुक्म है या महज एक सिफारिश? अच्छा सवाल था। पैगंबर ने जवाब दिया, नहीं, ये सिर्फ एक सिफारिश है। और बरेरा ने क्या कहा? ये सुनते ही बरेरा ने दो टूक जवाब दिया, तो फिर मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं है। और उनके फैसले का सम्मान किया गया? पूरा सम्मान किया गया। पैगंबर की सिफारिश के ऊपर एक महिला की मर्जी को तरजीह दी गई। वाह, ये कहानियां तो सिर्फ सहमति से कहीं आगे की बात करती हैं। जी, ये एक महिला की पूरी एजेंसी, उसकी अपनी पहचान और अपने फैसले लेने की आजादी की बात कर रही हैं, वो भी उस दौर में। सही कहा। ये सिर्फ हाँ कहने का अधिकार नहीं, बल्कि नहीं कहने का भी उतना ही मजबूत अधिकार था। एक और उदाहरण है हजरत उमर के समय का। अतिका नाम की एक विधवा थी जो बहुत सम्मानित थी। जी। उनके पास उस समय के 4 सबसे बड़े और योग्य पुरुषों के विवाह प्रस्ताव आए। कौन कौन थे? खुद खलीफा उमर, अली बिन अबी तालिब, जुबैर और तलहा। मतलब उस समय के सबसे बड़े नाम। जी। उन्होंने किसी के दबाव में आए बिना अकेले में सभी प्रस्तावों पर विचार किया और फिर अपनी पसंद के व्यक्ति जुबैर को चुना। ये पसंद की स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ चॉइस का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। तो इन उदाहरणों से ये साफ हो रहा है कि किताब के अनुसार बहुपत्नीवाद की अनुमति उस स्थिति के लिए है जहां एक महिला स्वेच्छा से अपनी पूरी आजादी के साथ किसी शादीशुदा पुरुष से शादी करने का फैसला करती है। हाँ, शायद इसलिए क्योंकि उसके लिए कोई और विकल्प नहीं है, या शायद इसलिए कि उसे यही विकल्प अपने लिए सबसे बेहतर लगता है। मतलब ये किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं हो सकती। बिल्कुल, ये एक विकल्प है, मजबूरी नहीं। तो अब तस्वीर थोड़ी और साफ हो रही है। हमारे पास एक सामाजिक संकट है जो पुरुषों की कमी से पैदा हुआ है, और उस संकट में फंसी महिलाओं को अपने फैसले लेने की पूरी आजादी भी दी गई है। जी। अब सवाल उठता है कि अगर वे इस एक से ज्यादा शादी वाले समाधान को नहीं चुनती तो समाज उनके सामने कौन से दूसरे विकल्प रखता है? किताब इस सवाल का जवाब देने के लिए 2 प्रमुख मॉडलों की पड़ताल करती है और दोनों को ही अस्वीकार कर देती है। पहला मॉडल कौन सा है? पहला मॉडल है प्राचीन भारतीय परंपराओं जैसी प्रथाएं, जहां विधवाओं को या तो समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था,
उन्हें बदसूरत बनाकर एक कोने में जीने को मजबूर किया जाता था, या फिर सती प्रथा जैसी अमानवीय रस्मों ने उन्हें अपनी जान देनी पड़ती थी। किताब इसे एक क्रूर और अमानवीय समाधान मानती है। हाँ। और दूसरा मॉडल, जो शायद आज की दुनिया में ज्यादा प्रासंगिक है? दूसरा मॉडल है आधुनिक पश्चिमी देशों का मॉडल। अच्छा, उसमें क्या है? किताब का तर्क है कि वहां पुरुषों की कमी ने एक अलग तरह की सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया है, जिसे लेकर गैर कानूनी बहुपत्नीवाद कहते हैं। गैर कानूनी बहुपत्नीवाद, ये क्या है? इसे आम भाषा में मिस्ट्रेस सिस्टम या अफेयर कल्चर कहा जा सकता है। अच्छा। इसमें एक पुरुष अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरी महिला से यौन संबंध रखता है, लेकिन उस दूसरी महिला को कोई भी सामाजिक या कानूनी अधिकार नहीं देता। एक मिनट, तो किताब सिर्फ बहुपत्नीवाद का बचाव नहीं कर रही है? नहीं, ये तो पूरे बहस का नजरिया बदल रही है। लेखक कह रहे हैं कि समाज के सामने विकल्प एक पत्नी बनाम कई पत्नियां है ही नहीं। सही पकड़ा आपने। असली चुनाव है कानूनी तौर पर स्वीकृत पत्नी और बिना किसी अधिकार वाली मिस्ट्रेस के बीच। जी, ये एक बहुत ही शक्तिशाली और विवादास्पद तर्क है। यही इस किताब का केंद्रीय तर्क है। लेखक कहते हैं कि असली सवाल ये नहीं है कि बहुपत्नीवाद होना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो तो किसी न किसी रूप में है ही। हाँ, वो हर उस समाज में मौजूद है जहां पुरुषों की कमी है। हाँ। असली सवाल ये है कि ये कानूनी और सम्मानजनक रूप में होना चाहिए या गैर कानूनी और शोषणकारी रूप में। और मिस्ट्रेस सिस्टम में तो शोषण ही होता है। बिल्कुल। उस दूसरी महिला को पत्नी का दर्जा नहीं मिलता, उसके बच्चों को पिता का नाम और विरासत का अधिकार नहीं मिलता, और उसे कोई सामाजिक सुरक्षा भी नहीं मिलती। वो बस एक शोषण के रिश्ते में फंसी रहती है। जी। जबकि इस्लामी मॉडल में दूसरी, तीसरी या चौथी पत्नी को भी पहली पत्नी के बराबर ही सारे कानूनी और सामाजिक अधिकार मिलते हैं। बिल्कुल, उसके बच्चों को भी वही अधिकार मिलते हैं जो पहली पत्नी के बच्चों को मिलते हैं। तो लेखक के अनुसार असली चुनाव बहुपत्नीवाद और यौन अराजकता, मतलब सेक्सुअल एनार्की, के बीच है। जी, इस्लामी समाधान उन महिलाओं को एक सम्मानजनक और स्थिर पारिवारिक जीवन देने का एक तरीका है जो अन्यथा सामाजिक बर्बादी या शोषण का शिकार हो सकती हैं। ये उन महिलाओं को एक कानूनी पत्नी का दर्जा, सुरक्षा और उनके बच्चों को वैधता प्रदान करता है। हाँ। चलिए इन सभी बातों को समेटते हैं। तो किताब का जो मूल तर्क है वो ये लगता है कि बहुपत्नीवाद का नियम पुरुष की वासना को पूरा करने के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक सामाजिक और व्यवहारिक जरूरत है जो एक विशेष जनसांख्यिकीय असंतुलन से पैदा होती है। जी। और ये एक विकल्प प्रस्तुत करता है जो शोषणकारी मिस्ट्रेस कल्चर से बेहतर है। हाँ, और किताब अपने इस तर्क को मजबूत करने के लिए फिर से इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का हवाला देती है। हाँ। क्या लिखा है उसमें? उसमें साफ लिखा है कि जिन समाजों में बहुपत्नीवाद की अनुमति है भी, वहां भी ज्यादातर पुरुष एक ही शादी करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में महिलाओं की संख्या सीमित होती है। तो ये नियम केवल तभी व्यवहार में आता है जब कोई असाधारण स्थिति पैदा हो जाए। बिल्कुल, ये एक आदर्श नहीं बल्कि एक व्यवहारिक कारण, एक प्रैक्टिकल रीजन पर आधारित व्यवस्था है। किताब के अंत में एक बहुत ही सीधा और शायद कुछ लोगों के लिए असहज करने वाला सवाल उठाया गया है। हाँ। समाज में जो अतिरिक्त महिलाएं हैं, जिनके लिए अविवाहित पुरुष उपलब्ध नहीं है, उनके सामने दो ही रास्ते हैं। या तो उन्हें सामाजिक बर्बादी, अकेलेपन और शोषण के लिए छोड़ दिया जाए, या फिर उन्हें ये विकल्प दिया जाए कि वे अपनी मर्जी से किसी पहले से शादीशुदा पुरुष से कानूनी तौर पर शादी करके एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जी सकें। और लेखक के अनुसार इस्लाम दूसरा रास्ता चुनता है क्योंकि ये उस महिला के हित में है। तो ये एक पत्नी और कई पत्नियों के बीच का चुनाव नहीं है। नहीं, ये कानूनी बहुपत्नीवाद और गैर कानूनी बहुपत्नीवाद के बीच का चुनाव है। ये सम्मान और शोषण के बीच का चुनाव है। आज की ये चर्चा हमें इस विषय पर एक बहुत ही अलग दृष्टिकोण देती है। हाँ। जो भावनाओं से हटकर पूरी तरह से सामाजिक, ऐतिहासिक और जनसंख्याकीय तर्कों पर आधारित है। जी, ये किताब इस पूरे मामले को महिलाओं के संरक्षण और उनके अधिकार के रूप में प्रस्तुत करती है, न कि पुरुषों के विशेषाधिकार के रूप में। और ये सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाता है। हाँ, कि आज की दुनिया में जहां सामाजिक संरचनाएं, आर्थिक हालात और लैंगिक भूमिकाएं तेजी से बदल रही हैं, हम एक ऐसे समाधान का मूल्यांकन कैसे करें जिसकी जड़ें एक विशेष ऐतिहासिक और जनसांख्यिकीय संदर्भ में हैं। सही बात है। जब हम आज महिलाओं की बढ़ती आर्थिक स्वतंत्रता, शिक्षा और बदलते पारिवारिक ढांचों जैसे कारकों पर विचार करते हैं, तो इस तर्क के सामने कौन से नए सवाल और कौन सी नई चुनौतियां खड़ी होती हैं। नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे पास मौलाना वहीदुद्दीन खान की किताब बहुपत्नीवाद है। जी। ये एक ऐसा विषय है जो
अक्सर बहुत सारी भावनाओं और पहले से बनी धारणाओं के साथ आता है। बिल्कुल। लेकिन आज हमारा लक्ष्य किसी भी पक्ष में बहस करना नहीं है। बिल्कुल। हम तो बस इस किताब में दिए